में मुझे लगता है अगर इसी तरह की तेजी रही, 1 महीने का टारगेट है, 1 साल का, 12 महीने का, तब ठीक है। वही मैं बोला। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की एफआई की बाइंग रही हो, तेजी रही, तो शायद वो 1 महीने में भी आ जाएगा। अब वो आए ना है, ठीक है, वो तो आप डेली हिसाब से इस समय रहेंगे, क्योंकि इस बार कोई कैलकुलेशन तो वर्क करना नहीं है बाजार में। वो तो है। आप कितने बड़े फंडामेंटल ज्ञानी हो, कितने बड़े टेक्निकल चार्ट पढ़ने वाले आदमी हो, लिक्विडिटी सबका माई बाप है। राइट। और इस समय तो लिक्विडिटी गश है, जो एचएनआईज की तरफ से, एफआईज की तरफ से पैसा आ रहा है। और सरप्राइजिंगली अब तक डीआईएस ने अपना ट्रेंड अरेस्ट नहीं करा है। Right. अभी तो उनका पैसा आ ही नहीं रहा है, अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास की, कल 1300 करोड़ की बिकवाली थी। तो ये तो सिर्फ लिक्विडिटी है, और इस लिक्विडिटी को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, रैशनल को हटाएं और गो विद द ट्रेंड, गो विद द फ्लो। ओके, तो वही फ्लो के साथ चलते रहें। और नहीं, हाँ, तो अब ये गड़बड़ है कि अभी पता नहीं डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कितनी दूर ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर वो विकल्प होते हैं जब भी कहीं भी प्रेशर आता है। कल भी आपने नोटिस करा होगा, जब दबाव था तो लग रहा था कि ये ट्रेन रिवर्सल की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और फिर लोअर लेवल से क्या स्मार्ट रिकवरी आई दिन के एंड में, चाहे वो आरआईएल हो, प्राइवेट बैंक से कल ड्राइव करा, और आज भी देखिए आरआईएल हो, प्राइवेट बैंक हो, आईटीसी हो, आईटी पैक हो, एंड में ये वो मोमेंटम था जिसने ड्राइव करा। तो आज भी अगर आपने ठंडा जब पड़ा था बाजार तब खरीदा था, तो रिवॉर्ड करके गया था इनफैक्ट पिछले 7 दिन में तो निफ्टी में 4.5% और बैंक निफ्टी में करीब 7.5% के आसपास के रिटर्न देखने मिले। इस तरह की गजब की तेजी है। चलिए, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आशीष। और सबसे पहले तो सब लोग जानना चाहेंगे वैसे तो ऑटो पैक में हो क्या रहा है, और यहाँ कुछ सवाल भी आ रहे हैं उसको लेके। विवेक यादव मारुति 7100 पे लेके बैठे, और साथ साथ इन्फोसिस भी है इनके पास 706 पे। 5 से 7 साल का व्यू पूछ रहे हैं। मारुति ने प्रोडक्शन कट किया, आज टू व्हीलर्स ने प्रोडक्शन कट किया। ये ऑटोज की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? एक तो पहली बात ये तो हमारे पास डेटा था, मंथ ऑन मंथ हम सेल्स के आंकड़े हर महीने रिपोर्ट करते हैं, 1 तारीख को, 2 तारीख को, और वो दिखाई रहता हमेशा सबड्यूड डिमांड होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है प्रोडक्शन कट्स तो रीअरेंज करने की कोशिश अपनी इन्वेंटरी को, एक्सेप्टेंस है कि हालत बिगड़ रहे हैं। तो मारुति ने, आपने जब कल कहा था तो वो तो उन्होंने यहाँ से लेकर मई तक के लिए 26% प्रोडक्शन कट की बात करी। आज रिपोर्ट सजेस्ट करेंगे टू व्हीलर्स में भी प्रोडक्शन कट है 15% के आसपास का, वहां पे भी इन्वेंटरी डेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए वो करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मारुति केस में तो एक और चीज खबर आई है कि वो डीलर को ज्यादा कमीशन देने की, 3000 रुपए के आसपास ज्यादा कमीशन मिले, ताकि वो, मेरे को लगता है वो प्रोडक्ट पुश की तैयारी हो रही है कि माल बिके। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। अब इसका मतलब ये तो ओवरहैंग तो बना रहेगा, और ये अच्छे बाजार में भी आप देख रहे हैं। आप तो कल वरुण कैलकुलेट कर रहे थे, पिछली बार जब 11,732 हुआ था हाई, और इस बार के हाई अगर छूते हैं हम, तो कहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस, ओवर परफॉर्मेंस है? ऑटोज सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस था। सबका अंडर परफॉर्मेंस है इस रैली के बीच में, पिछले हाई से इस हाई के बीच में, और ये सारा मूड ये डिमांड एनवायरनमेंट ने बिगाड़ दिया। अब स्टॉक पे क्या कॉल होगा? सिंपली पुट, अब स्टॉक प्राइस में इतना दबाव आया कि मुझे स्टॉक्स में बहुत मीनिंगफुल करेक्शन यहाँ से नजर नहीं आता। ओके, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि खरीदारी करने का समझ सकता है, क्योंकि ये अब टाइम वाइज करेक्शन तो जरूरी स्टॉक्स दिखाएंगे, वो दिख रहा है पैटर्न के तौर पे। अब वो जो एक स्टॉक 25% गिरा है, कल 26, 27 या 30, 32% गिर जाएगा, वो बात अलग है, तो उससे ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है। बट टाइम वाइज अब लगता है करेक्ट होना चाहिए इन स्टॉक्स को। तो अगर मेरे पास पेशेंस है तो इवेंचुअली इन स्टॉक्स में हमें खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। आज से बेहतरीन मौके होंगे, तो मारुति बिल्कुल खरीदना चाहिए। और 5 साल बाद तो मुझे रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ई व्हीकल्स को लेकर चौथाम पॉलिसीज क्या आ गई हैं, और कौन उसमें अपर हैंड रख रहा है, ये सब मुझे क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। पर अभी मैं जल्दबाजी ना करें, अभी तो रोज फिट रहा है मारुति, थोड़े अभी टाइम वाइज करेक्शन की फेज में है, तब शायद एंट्री लेने के बेहतर मौके होंगे, है ना? अभी तो रोज गिरता है 1.5%, 2%। 7100 पे लेके बैठे हैं, और इस समय क्या चल रहा है? 6500 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। ये तो उससे कम ही। आप अभी तो पेशेंटली होल्ड करें, अभी तो ये भी तभी मीनिंगफुल करेक्शन हुआ आपकी बाइंग से कि एवरेज करने की सलाह दी जाए, तो अभी होल्ड करें। मारुति वाला स्टॉक है जिसमें इवेंचुअली कभी वैसे किसी को घाटा होना नहीं चाहिए, तो घुसे हैं तो फिर आप पेशेंटली वेट करें, मुनाफा तो देगा, अब फिर टाइम वाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, और ज्यादा करेक्शन आया तो अब देखेंगे एवरेज करने का, नहीं तो इस समय तो स्टे पुट सर। और इन्फोसिस 706, इन्फोसिस भी लॉन्ग टर्म के लिए आज से लिया हुआ है। 7 साल। हाँ, तो ये दोनों ही आपने पोर्टफोलियो होल्डिंग वाले स्टॉक्स लिए हैं सर, तो ज्यादा घबराए ना। अब इन्फोसिस, अब पिछले कुछ दिनों से आईटी में दबाव का सबसे मूल कारण था कि वो रुपया मजबूत होता चले जा रहा था, तो रुपया, इस तरह की मजबूती किसी ने एंटिसिपेट नहीं करी थी। खैर, इस तरह के एफआई फ्लोज किसी ने एंटिसिपेट नहीं करे थे, और आरबीआई भी इस समय इंटरवीन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी तगड़ी लिक्विडिटी के सामने आरबीआई बिना बात के अपने फॉरेक्स और रिजर्व गवा देगा। तो आज लगा है कुछ इंटरवेंशन हुआ है थोड़ा बहुत, तो रुपया जो ट्रेंड अरेस्ट करता हुआ नजर आया है, थोड़े फ्लोज धीमे पड़े होंगे, रुपया अरेस्ट होता हुआ, तो इसीलिए आपने देखा अब इस तरह के लिक्विडिटी फ्लोज आ रहे हैं। एक बार रुपए का ट्रेंड सुधर जाए तो एफआईज की पसंदीदा बेट्स क्या होते हैं? प्राइवेट बैंक्स, और दूसरा आईटी में, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे सेफर बेट्स उनको लगते हैं, और वो धंधा एफआईएस को समझ में आता है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार रुपए का ट्रेंड ठीक हो, आज तो हो गया, एबरेशन ना हो, कल भी अगर थोड़ी मजबूती होती है तो आईटी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इस रैली में लेगार्ड्स हैं, आपके वो रिटर्न रेट दिखाती है, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा है आईटी का, तो ये लेगार्ड्स हैं इस रैली के। इस रैली को सिर्फ बैंक्स ने ड्राइव करा है, दूसरी प्रेफर्ड पॉकेट आईटी। एक बार रुपया सुधरे तो मुझे लगता है आपके जो टीसीएस और इन्फोसिस है गजब कम, इन्फोसिस तो आज ही दे दिया है लेकिन इवेंचुअली यहाँ से अच्छी तेजी स्टॉक दिखाएंगे, रह के रहिए। चलिए बने रहिए। अगला सवाल ऋषि राज 300 कोटक बैंक 1325 रुपए पे 3 महीने के लिए पूछे कि 3 महीने के लिए क्या करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक तो आशीष वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हैंगओवर है वैसे भी वो इनकी स्टेक सेल का। फिर दिक्कत हाँ, क्या पता कब आरबीआई बोले कि नहीं आप तो बेच ही दो 2 महीने में, तो इन्होंने खुद ही कह दिया। हाँ, ये ओवरहैंग तो बना हुआ है सर अभी 3 महीने के पर्सपेक्टिव से, जिसमें इफ्स एंड बट्स और स्टॉक्स में फिर उस हिसाब से दाम लगाना नहीं चाहिए। अब कोटक महिंद्रा बैंक इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, यहाँ से अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा, अलग कहानी। अप्रैल में फिर से इनकी सुनवाई होनी है कोर्ट में, और इन्होंने क्लियर कर दिया है कोर्ट्स को कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है 2020 से पहले स्टेक डाइल्यूट करना। हमारे लिए इतना समय दे दीजिए, हम स्टेक रिड्यूस कर देंगे और तब तक जितनी प्रमोटर की वोटिंग शेयर है 20% पे हम लोग कैप कर देते हैं। इस वजह से चल रहे हैं, खुद ही मानते हैं स्टेक डाइल्यूट। और मान लीजिए अब तक तो आरबीआई का रुख नरम पड़ गया है, पहले तो आरबीआई की तरफ से ही था, आरबीआई ने फिर समय मांगा, कोर्ट में सुनवाई खींचती चली गई, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए 2-3 महीने के हिसाब से नहीं। हाँ, ये बैंकिंग स्टॉक्स तेजी में है तो कोटक बैंक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। कोटक लंबी अवधि के लिए आज से बहुत प्रेफर्ड बेट है। स्मार्टली उदय कोटक साहब कोई ना कोई रेजोल्यूशन इस चीज का निकाल देंगे, जहां एग्जैक्टली, और बहुत ही कोना कोना कोटक तो गजब है। तो मुझे लगता है रखें, अभी 3 महीने के लिए आपने एक ले रखा है तो सिर्फ 3 महीने का पर्सपेक्टिव था, तो जहां भी प्रॉफिट में निकल जाए उस रिस्क को न कैरी करें। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है ये नियर टर्म हिकअप जो है ना इजीली टाइड अवे होते हुए नजर आएंगे कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, चलो तो लंबी अवधि के लिए एक अच्छा बैट है। अगला आपका चौकीदार ब्रिटानिया रामेंद्र सेनगर पूछ रहे हैं 100 शेयर नहीं, वो तो पूछे कि 3050 पे लिया है, 5 साल का व्यू चाहते हैं कि 5 साल के लिए क्या करें। बेहतरीन है, वरुण तो इसको और इलाबोरेट कर देंगे। और मैंने चौकीदार बेसिकली, चौकीदार कहने वाली बात, चौकीदार से हम लोग मतलब था कि वो स्टॉक जो यहाँ से गजब के रिटर्न्स दे सकते हैं, पोर्टफोलियो को डिफेंड कर सकते हैं, एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। अब ब्रिटानिया को समझें आप, ईयर ऑन ईयर किस तरह के स्टॉक ने रिटर्न्स दिए, ईयर ऑन ईयर किस तरह के तगड़े फाइनेंशियल्स कंपनी ने डिलीवर करें, और अभी तो स्टोरी की शुरुआत है। ये कंपनी जिस तरह से फोकस्ड अप्रोच लेके चल रही है, गजब करने वाली है। अभी हम बिस्किट्स और ब्रेड्स के लिए जानते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जानते थे, अब ये कंपनी तमाम नए नए प्रोडक्ट्स उतार रही है। इंडिया के स्नैक मार्केट में पकड़, स्नैक मतलब नमकीन, हल्दीराम और ये सब जहाँ घुसे हुए हैं उस स्पेस में उतरने वाला है। तो मतलब ये गजब करने वाली है। और देखिए ऐसे कंपनीज को फायदा होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, पिछले 4 साल में 4 गुना कर चुकी है डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलरेडी सेटअप ब्रांड है, बेचने के लिए बहुत फायदा हो जाता है। अब ब्रिटानिया एक टोटल फूड्स कंपनी बनने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा एक तो अब मैनेजमेंट बैंडविड्थ पे तो भरोसा हो चुका है, जो एग्जीक्यूट कर चुके हैं ये लोग। अब इनके जो प्लान है उस पर और भरोसा बढ़ जाता है। जैसे मदरसन सुमी हर बार उन्होंने अचीव करा अपने 5-5 साल के टारगेट, तो मैनेजमेंट को आप प्रीमियम देते थे। ब्रिटानिया हमेशा प्रीमियम कमांड करेगा, और जिस तरह के प्लान है लगता है कि आपको स्टिक अराउंड करना चाहिए। एक सवाल तमाम फंडामेंटल एनालिस्ट उठाते हैं वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन आज जो चौकीदार में हमने तमाम स्टॉक्स उठाए हैं, मेरे ख्याल सारे के सारे वैल्यूएशन के फ्रंट में महंगे नजर आएंगे। 50-60 के वैल्यूएशन पर वो प्रीमियम कमांड करेंगे, हमेशा शेयर मार्केट में प्रीमियम कमांड करेंगे, इस तरह के तगड़े रिटर्न्स का, इस तरह की मैनेजमेंट पेडिग्री का। और तो 5 साल के ब्रिटानिया मुझे लगता है कि बिल्कुल रखें। नियर टर्म हिकअप्स वैल्यूएशन जब बाजार में कंसर्न आएंगे, पैसा जा रहा होगा तो शायद गिरे भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, कन्विक्शन है स्टॉक को लेकर, रखना चाहिए सर। चलिए ठीक है, कन्विक्शन है, रखना चाहिए। हर घर में नजर आते हैं बिस्किट डेफिनेटली। और नीरज तो मुझे बता रहे थे कि वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह का खेल हुआ था। बाजू की दुकान में उनके कोई तो एक प्रोडक्ट था, नीरज वाजपेयी के घर के पास, नीरज वाजपेयी के घर के पास, कि वहाँ इनके प्रोडक्ट हट गए, दूसरे प्रोडक्ट हट गए थे, वहाँ सिर्फ ब्रिटानिया के प्रोडक्ट थे, ऐसा हाल हो गया था। इस तरह की इनके डिस्ट्रीब्यूशन है, गजब का। और ये डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ये ग्लोबली पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ग्लोबली कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बड़े ट्रिगर्स हैं, हम लोग बह जाएंगे जज्बात में, आगे बढ़ते हैं। माइंड ट्री 965 पे आरके गौनियर 200 शेयर है। अब 980 का तो इन्होंने बायबैक, ये जो बायबैक वाली स्टोरी तो फिर खत्म हो गई, वो तो बायबैक नहीं, सॉरी एक्विजिशन, बायबैक की तो अनाउंसमेंट कल आना है। 965 की बाइंग है, मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए सर रात को। आइडियली तो सेल ऑन न्यूज वाला स्टॉक हो जाना चाहिए था आपके लिए। समझिए आप, एल&टी ने वीजी सिद्धार्था का 20% स्टेक कितने पे लिया, 980 पे। 15% एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए एक्सिस कैपिटल का जो इनकी ब्रोकर है, कितने पे, अधिकतम 980 पे, और ओपन ऑफर लेकर आएंगे 980। 980 मेरे लिए कैप बन गया इस समय, तो अभी तो इवेंचुअली लगता नहीं स्टॉक उसके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, कल बायबैक की खबर आनी है। अब प्रमोटर्स
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, अगर आपने सुना हो 2:45 बजे, तो ऐसा लगा नहीं प्रमोटर के पास कोई स्ट्रैटेजी है। ओके, वो क्लियर कट एलएनटी को ब्लेम कर रहे हैं कि पहली बार हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, हमारे यहाँ ग्रेट माइंड छोड़ के चले गए तो आपके पास क्या बचेगा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं। और बायबैक का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। बायबैक अनाउंसमेंट से क्या हो जाएगा, एलएनटी AG सिद्धार्थ का स्टेक नहीं खरीदेगा, वो तो फिर भी खरीदेगा। हाँ, तो लॉजिकल था थोड़ा सा स्टेप। अब उसी स्टॉक थोड़ा उछलने लगे। इसके बियॉन्ड अनटिल अनलेस प्रमोटर्स के पास कोई व्हाइट नाइट नहीं है, मुझे लगता नहीं। व्हाइट नाइट मतलब कोई मदद करने वाला PE फंड वगैरह आ जाए जो पैसा डाल दे, बोले साहब आप ही लोग कंपनी चलाओ, हम तो सिर्फ पैसा दे रहे हैं आपको। वो लग नहीं रहा मेरे पास इनके पास है, तो ये ठंडा पड़ेगा। पर माइंडट्री इवेंचुअली एलएनटी के हाथ में जाना और एलएनटी इन्फोटेक के साथ तमाम सिनर्जीज निकालना शायद इवेंचुअली हो सकता है। तो पहले तो आप कल की बोर्ड मीटिंग का इंतजार करें, इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट मत करें कि वापस तगड़ा अपसाइड आने वाले हैं, अंटिल कल की बोर्ड मीटिंग कुछ इंटरेस्टिंग माइंडट्री घोषणा कर दे। और अगर नहीं आता तो फिर एग्जिट करें लेवल्स पे, री एंट्री करेंगे हम लोग जब थोड़े से लोअर लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि जो डील रिलेटेड बस था अब वो तो फिजल आउट होगा। बस एक कल की बोर्ड मीट होप रह गई है। ओके, तो 980 पे कैप है इसके हाँ, इस ऊपर, समय तो 965 आप बैठे हुए हैं सर, ज्यादा चलिए, एक आखिरी सवाल लेता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टॉक है दोनों। मीत रयानी पूछे, डीमार्ट और HDFC AMC मार्केट के साथ मूव नहीं कर रहे हैं। देख, अरे आशीष, आज मैं वो चौकीदार स्टॉक जो कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा था एक बार के लिए डीमार्ट भी लूं, क्योंकि कल दरअसल मैं एक्चुअली घर पे बैठा था। प्यार आ गया लास्ट टाइम भी कुछ करा था हमने, डीमार्ट आपने प्यार आ किया गया था। नहीं, ये इस एक्चुअली इसको आप सर्वे कह सकते हैं, क्योंकि कल मैं घर पे बैठा था तो मुझे याद आया कि नेल कटर लेना है। अब नेल कटर लेना है, जाऊँ कहाँ, कोई दुकान याद नहीं आई, एक ही दुकान याद आई थी, डीमार्ट। इस तरह का लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको डीमार्ट में मिल जाएगा। घर के पास है डीमार्ट। हाँ, घर के पास है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का परसेप्शन बन गया एक डीमार्ट का। और इनफैक्ट आप काफी लोगों को पूछेंगे अरे ये लेना है, अरे डीमार्ट में चले जाओ, इस तरह का परसेप्शन बन गया। पहले आप जाते थे अच्छा ये दुकान में मिल जाएगा, वो दुकान में मिल जाएगा, अब वो है नहीं। तो इस तरह का परसेप्शन इस कंपनी का बन गया है। तो कंजम्पशन जो है वो अगर कोई ड्राइव करेगा तो ऐसी कंपनी ड्राइव करेगी रिटेल में, और इसका जो फॉर्मेट है वो भी कोई रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। बिग बाजार के पास सेम फॉर्मेट है लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, इतने सारे आए लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक उन चौकीदारों में से ही है। हाँ, हाल फिलहाल मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इनकी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो डिस्काउंट्स की वजह से इनकी कुछ इश्यूज हो गए थे, उसके वजह से रिजल्ट नियर टर्म हिकअप्स थे। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी डीमार्ट की तो अच्छी है, जिस दिन चलेगा उस दिन दौड़ेगा। तो ठीक है, डीमार्ट पे भरोसा बनाए रखें। एवेन्यू सुपरमार्ट और दूसरा HDFC लाइफ की जो आप बात कर रहे हैं, AMC की। हाँ, तो AMC तो बहुत क्लोजली मैंने ट्रैक करा नहीं है, लेकिन मुझे HDFC पे भरोसा। हाँ, मुझे नहीं, क्योंकि ट्रैक से मेरा मतलब है कि मुझे भाव नहीं पता अभी क्या चल रहा है। ओके, तो बड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, जब कल हम लोग करेंगे तो HDFC AMC से शुरुआत करेंगे इस डिस्कशन की। और कोई नहीं, आप बस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10-12 मिनट हो चुके हैं। तो टाइम देख के करते हो आप, हमारे जो फेसबुक के ये है, उसने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। उसने बोल दिया 12 मिनट 13 मिनट से ज्यादा नहीं करना। ऐसा बोला था क्या? ठीक है, चलिए ठीक है। सॉरी, HDFC AMC के साथ कल 3:30 बजे की, 3:30 बजे आते नहीं हो आप, इतना लेट क्यों करते हो? आप नहीं आते हो। 3:30 बजे फिर HDFC AMC के साथ शुरुआत करेंगे सर, और तमाम क्वेरीज को कल फिर सॉल्व करने की होगी कोशिश। और फिर होली की फेस्टिविटीज की तैयारी डेफिनेटली। परसों आप भांग पीते हो क्या? मैं तो नहीं पीता भाई, ना भांग ना कुछ। आप पीते हो? नहीं, आजकल वैसे आजकल भांग से बनाई जाती है क्या होली, कि कोई और ही चीज यूज की जाती है क्या भांग के जगह पे? मुझे रिप्लेस नहीं किया किसी चीज ने? नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे किस तरह का दिमाग है। अब वो फ्राइडे को पता चलेगा कि भांग पी थी क्या किया था, जब सुबह सुबह मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए चलिए आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।